नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की वार्ता। कहा, स्किल इंडिया डेवलपमेंट को देनी होगी गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें एक नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी होगी। यह बात विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। यूपी के औरैया जनपद में जिला अधिकारी ने की नई पहल की शुरुआत। औरैया रत्न और प्रोत्साहन राशि की गई घोषणा। औरैया जनपद के मुरादगंज कस्बे के रहने वाले श्रीधर पांडे उर्फ मखूल पांडे और उनके पार्टनर हरी तिवारी के घर में आज हर्ष का माहौल है। लोग उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। यह बधाई किसी छोटी खास बात के लिए नहीं, बल्कि औरैया जनपद के सबसे बड़े सम्मान मिलने की खुशी की है। यह सम्मान औरैया जिला अधिकारी पांडे और पांडे ब्रदर्स फार्म को जनपद में औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वोच्च काम करने व सर्वाधिक राजस्व देने के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। इस मौके पर श्रीधर पांडे और मखड़ी पांडे ने बताया कि यह सम्मान मिलने से वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। औरैया जनपद को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाली पांडे ब्रदर्स फार्म सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि कोरोना काल में क्षेत्र व जनपद में भोजन की व्यवस्था कराने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन कराने जैसे कार्य करते हुए समाज सेवा लगातार करते रहे हैं। जिलाधिकारी औरैया के द्वारा आपका नाम औरैया रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया, चयनित किया गया है। ये पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार की तर्ज पर आपको मिल रहा है। किसी जनपद में जो सम्मान मिल रहा है वो पहली बार शुरुआत हो रही और आपको ही ये सम्मान मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सम्मान देने के लिए जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार। हमने विगत 30 वर्षों में औरैया जनपद के लिए औद्योगिक विकास में कम से कम 300 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व औरैया जनपद को दिया है मेहनत से। इससे औद्योगिक में जिलाधिकारी महोदय ने खुश होकर ये हम लोगों की फर्म का नाम चयन किया है। इसके अलावा तमाम जनसेवा का कार्य किया है। बाढ़ के दौरान 15 दिन तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था अपने क्षेत्र में की और कोरोना के दौरान में शासन स्तर पर कई चेकें भेंट की, कई लाख की चेकें जिला में भेंट की, सैनिटाइज़र बंटवाया, मास्क बंटवाई। ये सबको देखते हुए, सबको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने ये देखा कि ये फर्म जो है जनसहयोग में भी आगे है और राजस्व देने में भी आगे है, तो उन्होंने हमारा नाम ये चयनित किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आपको, आपके क्षेत्र में ये जिला में जो औरैया रत्न मिला है हमारी फर्म को, तो हमारा मानना है ये हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने ईमानदारी से उन्हीं लोगों को चुना है जो वास्तव में इसके पात्र हैं। हाजी इशरत हुसैन का अमेठी में कांग्रेस का महासचिव बनाए जाने पर जोरदार स्वागत। देखिए अमेठी से राजेश सोनी की यह रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं अमेठी जिले की जायज़ तहसील में, जो कि कांग्रेस के जिला महासचिव बनाए जाने पे हाजी हुसैन की जो है आइए बात करते हैं। देखिए, जिला महासचिव बनाए जाने से बहुत पहले कांग्रेस एडवाइज़र भी रहा जी। अब इस समय हालात ऐसे आ गए हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को और अपने विशेष करके प्रदीप सिंघल जी को भी, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कि इन लोगों ने कम से कम आज के हालात में हम पर कुछ विश्वास व्यक्त किया कि जो कांग्रेस की इस समय हालात है इसको कैसे। और आपको ये भी बताऊँ, आपको खुशखबरी ये भी दे दूँ कि मुझे केवल जिला महासचिव नहीं बनाया गया है, बल्कि मुझे आज सलोन विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी नियुक्त है। इस समय बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरी सलोन विधानसभा क्षेत्र के सचिव जाती है। अब उसमें मुझे वो जो हमारे भाई इधर उधर किसी वजह से हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से पहले कांग्रेस, और हमारी एक ही इच्छा है, तो मैं काफ़ी उम्र भी हो गई है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का हर पार्टी का व्यक्ति ये कहेगा कि जब तक गांधी परिवार यहाँ का नेतृत्व करता रहा है,
तो हमारी पहचान न केवल हिंदुस्तान में, विश्व में बनी हुई थी। लेकिन जब से पिछली बार ये गलती लोगों ने कर दी, और माननीय राहुल जी को यहाँ चुनाव चाहे ANK प्रकरण कैसे भी हारे और उन्होंने छोड़ दिया, तो पूरा हमारा घराना नीरस हो चुका है। आपसे एक सवाल और है कि सरकार की इस महंगाई जो पेट्रोल डीजल बढ़ा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? इसके ऊपर हम रोज़ाना हम कहते हैं, लेकिन आप यही कहते हो जहाँ हमारी स्टेट में सरकार है, हम भी कम हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आया हूँ तो मैं बात ज़रूर करूँगा कि इसके अंदर क्या हो क्या ना हो। और आप ये देखो, आप खुद बताओ, आप हमसे सवाल ना करो, आप अपनी जेब पर आप अपना सवाल करो। 100 रुपये लीटर आप डीजल खरीदने की क्षमता में है पत्रकार जी? जी बिल्कुल नहीं है। तो मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? अब वो अलग बात है कि अगर आप चुनाव जीतते हो तो किसी को आप पर्चा नहीं दाखिल करने देते हो, किसी की धोती पकड़ साड़ी पकड़ खींचते हो, किसी का घर गिरवा देते हो। और हम जो हैं, हमारा एक सिद्धांत है कि रोटी जेल की लिखी है तो जेल में मिलेगी, घर की लिखी है तो घर में मिलेगी, मौत कहाँ आनी वहीं है। तो हम सब डरते नहीं, सीधी सी बात है। अब हमने और बोनस में मैं जी भी रहा हूँ। मेरी उम्र जो है लगभग आपसे 68 प्लस हूँ मैं इस समय। तो मैं पूरी कोशिश करूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और मैं ला के दिखाऊँ जो हमारे नेतृत्व ने यकीन किया है। और अभी हम लोग 6 तारीख को अभी जाएंगे, 16 तारीख को माननीय प्रियंका जी से मुलाकात होनी, उनका रिसीव कर रहे हैं, वो पूरी मेहनत कर। भारत में जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम रोज की दिनचर्या में करते हैं, उन चीज़ों को विदेशों में बैन कर दिया गया है। आप ये रिपोर्ट देखकर चौंक जाएंगे। जेली स्वीट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जेली स्वीट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इसको बहुत हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि इस जेली को खाने के बाद कई बच्चों के सांस लेने में परेशानी होने के मामले मिल रहे हैं। लेकिन यह जेली भारत में आसानी से मिल जाती है। सर्दी और जुकाम में कुछ लोग डीकोल टोटल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत से देशों में प्रतिबंधित है। चाइनीज खानों के साथ खाया जाने वाला केचप भी विदेशों में प्रतिबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार केचप में केवल 21% टमाटर का प्रयोग हुआ है और बाकी का 8% टमाटर नहीं है। लाइफ बॉय साबुन। भारत में साबुन काफी प्रयोग किया जाता है, लेकिन विदेशों में साबुन को लेकर भी विवाद हो गया है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि लाइफ बॉय साबुन के साथ साथ कई ऐसे एंटीबैक्टीरियल सोप सामान्य साबुनों से बेहतर नहीं है और इसको ज्यादा समय तक प्रयोग करने से नुकसान भी होता है। भारत में लोग सिर दर्द के लिए डिस्प्रिन टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं और ये आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन विदेशों में ये बैन हो गई है। अमेरिका में साल 2002 में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह बैन किया गया था। अमेठी में शराबी पति ने दी अपने पत्नी को जान से मारने की धमकी। अमेठी में थाना मोहनगंज में एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दे डाली। बता दें कि पति आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी मालती को मारता पीटता रहता था और उसके इस रवैये से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ थाना मोहनगंज में तहरीर दे डाली। पत्नी ने अपनी तहरीर में कहा कि मेरे पति शराब के नशे में धुत होकर मुझे रोज मारते पीटते हैं और जब मैं उन्हें ये करने से मना करती हूँ तब वो मुझे जलाकर मार देने की धमकी देते हैं। नाम है आपका? कहाँ से आती हैं आप? आज थाने आई हैं, आप क्या करने आई हैं थाने? सर, हमारे आदमी जो सीधा से आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चले जाते, कबो कहीं मट्टी तेल डाल के चलाते तो कबो कहीं चप्पू से मार के बहा दे। कल क्या बात हुई? कल तो बस कुछ नहीं बात हुई, बस घर में ऐसा बातन में लड़ाई हुई गई। अच्छा, समझावे में इसमें मारपीट भी हुई क्या? जी हाँ। चोटें भी आई हैं आपको? जी सर। और क्या बात हुई? और उसके बाद जब हम चढ़ाए पानी तो फिर बहुत चले खाने। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा। बिजली का बिल ना भरने पर लोगों के कनेक्शन काटे जाते हैं, लेकिन उन्नाव में खुद सरकारी महकमा करोड़ों की बिजली का बकायेदार है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उन्नाव में जहां बिजली बिल विभाग यूं तो आम आदमी पर शिकंजा कसकर रखता है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी महकमों पर ध्यान नहीं देता है। इसकी बानगी देखना है तो उन्नाव आइए, जहां रोजाना अभियान चलाकर बिल बकाया होने के नाम पर आम जनता को जहां रोजाना अभियान चलाकर बिल बकाया होने के नाम पर आम जनता के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि सरकारी विभाग जो लाखों के बकायेदार हैं उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उन्नाव में सबसे ज़्यादा बिजली बिल का बकाया पुलिस विभाग पर है और यह रकम 43 लाख से भी ज़्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा बकायेदार स्वास्थ्य विभाग है, जिस पर 27 लाख रुपए से भी ज़्यादा की देनदारी बाकी है।
और यही नहीं, ज़िले का सबसे बड़ा और जिम्मेदार विभाग ज़िले को चलाने वाला ज़िला प्रशासन भी 22 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल बकाया है। इससे उन्नाव का बिजली बिल विभाग वसूलने में असमर्थ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में इन विभागों से अगर बिजली विभाग बिजली का बिल वसूल लेता है तो उसे राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम मिल जाएगी। ऐसे में अगर इनके पूरे बकाये पर नज़र डालें तो यह संख्या 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। सर, किन किन सरकारी आवासों में और कार्यालयों में सप्लाई है और लगभग कितना बकाया है? जितने भी जनपद मुख्यालय पे सरकारी आवास में सरकारी कार्यालय हैं, उनमें पुलिस विभाग का, चिकित्सा विभाग का, डीएम साहब का सबसे बड़े संयोजन है, जिन पे लगभग पूरा पैसा जमा है, अप टू डेट, कोई बकाया नहीं है। एक सबसे बड़ा बकाया इस समय सीडीओ कार्यालय में। अभी हम सीडीओ साहब से मिले थे तो उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि सभी विभागों के बकाये की लिस्ट दीजिए, और सीडीओ साहब ने स्वयं कमिट किया है कि हम 10 से 15 दिन में करीब 60 लाख के करीब बकाया है, तो इसको पूरा भुगतान करा दें। क्या कार्रवाई सर की जा रही है इसको लेकर? कोई नोटिस वगैरह? जिनकी सबको नोटिस भेजे जा चुके हैं, सेक्शन 3 की नोटिस भेजी जा चुकी हैं, और क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के और सीडीओ साहब के उसमें ये सब चलता है कार्यक्रम राजस्व वसूली का, तो पूरा उनसे सहयोग मिलता है। और डीएम साहब के भी निर्देश हैं कि सरकारी बकाये पे थोड़ा सा सख्ती करिए, जिससे कि क्योंकि शासन में रिपोर्ट उनसे मांगी जाती है और सरकारी बकाये की वसूली में ग्रेडिंग जिले की कम ना हो, इसीलिए डीएम साहब के विशेष प्रयास हैं कि सबसे पैसे की वसूली हो, जिससे 70% के लगभग वसूली उसमें सुनिश्चित हो सके। सर, डीएम कार्यालय और पुलिस कार्यालय में लगभग कितना बकाया है? डीएम कार्यालय और पुलिस कार्यालय में कोई बकाया नहीं है, चिकित्सा विभाग में कोई बकाया नहीं है, लगातार पेमेंट कर रहे हैं। औरैया जनपद में आम आदमी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने आगामी 2022 के चुनाव में यूपी के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाने की बात कही है। यूपी के औरैया जनपद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। सांसद संजय सिंह ने औरैया जनपद में सदस्य जोड़ो अभियान के तहत सदस्यों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आगामी समय में यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी की सरकार को चंदाचोर पार्टी का नाम दे दिया। इसके साथ ही वर्तमान समय में आज स्वयं के द्वारा सूबे की सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना पर लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही। जनसंख्या कानून पर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए 2 बच्चों से अधिक होने पर ग्राम का प्रधान नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री सांसद विधायक बन सकते हैं, उन्होंने यह बात कही। अगर जनसंख्या बिल लाना ही है तो सभी पर समानता से यह नियम लागू होना चाहिए। उन्होंने आगामी समय में 2022 में किसी पार्टी से गठबंधन की बात तो स्वीकार की, लेकिन किस पार्टी से गठबंधन होगा अभी इसकी पुष्टि नहीं की। केजरीवाल अभियान के तहत 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में आज मैं औरैया आया हूं। इस अभियान में हर विधानसभा के अंदर 25,000 सदस्य न्यूनतम हमें बनाने हैं और जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह में आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, मेंबरशिप बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके बाद ब्लॉक की कमेटी, बूथ की कमेटी और कार्यकर्ता सम्मेलन हर विधानसभा में हजारों की संख्या में 2 महीने के बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पे कर रही है, जिसमें हम फ्री बिजली देने की बात कहते हैं, जिसमें हम फ्री शिक्षा देने की बात कहते हैं, जिसमें हम मोहल्ला क्लिनिक और फ्री चिकित्सा देने की बात करते हैं, जिसमें हम नौजवानों को रोजगार देने की और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं और किसान को उसके फसल का दाम 24 घंटे के अंदर उसके खाते में मिल जाए, ऐसी व्यवस्था का सपना लेके आम आदमी पार्टी अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में कर रही है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में
उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 4.5 सालों में हमने देखा किस तरह से गुंडाराज बढ़ा, किस तरह से कानून व्यवस्था तार-तार हुई, किस तरह से एक व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या हो गई, बिकरू कांड हुआ, 4 महिलाएं अभी भी खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री अपने एक बच्चे के साथ 4 महिलाएं पिछले 1 साल से आदित्यनाथ जी के प्रतिशोध के कारण, नफरत की राजनीति के कारण जेल में सड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है उन महिलाओं को और बच्चों को छोड़ा जाए जिनका FIR तक में नाम नहीं था। तो ये राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव अभी हुए और इस चुनाव के जो परिणाम आए, मैं उसको मानता हूं कि ये भाजपा के लिए 0 परिणाम है। ये गुंडागर्दी का चुनाव था, ये लोकतंत्र की हत्या का चुनाव था, ये लोकतंत्र की मान मर्दन मर्यादाओं को तार-तार करने का चुनाव था। हमें ऐसी विचारधारा की पार्टी चाहिए जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाए। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा शमशान बनाने की विचारधारा है। तो मनहूस लोगों की विचारधारा को लेकर उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। ये मनहूसियत फैलाने वाली और मनहूसियत की बात करने वाली पार्टी की विचारधारा को इस बार लोग शमशान में तिलांजलि देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज औरैया में कई विधानसभाओं में जाना है और कई लोगों की आज ज्वाइनिंग भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कारवां बढ़ रहा है। अब तक जो कुछ भी होता रहा है प्रदेश में, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज ही मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेंद्र खन्ना जी के खिलाफ, सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, उनके प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत दी है। कोरोना की महामारी के नाम पे, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पे वेंटिलेटर की खरीद में घोटाला किया गया, बाईपैप मशीन की खरीद में घोटाला किया गया, मॉनिटर खरीदने में घोटाला किया गया। तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदने में जो घोटाले किए गए हैं उसको लेके मैंने सुरेश खन्ना जी के खिलाफ, आलोक कुमार जी के खिलाफ और उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो इस घोटाले में शामिल हैं, आज तहरीर दी है हजरतगंज थाने में। अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट जाऊंगा, लेकिन इन बेईमानों को जेल भिजवा कर रहूँगा। क्या आप इसी विधानसभा चुनाव में किसी का समर्थन लेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभाओं का प्रदेश है। इस संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर आज आप मुझसे सवाल करेंगे तो हमारा किसी भी पार्टी के साथ आज की तारीख में कोई गठबंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ भी करने को होगा वो हम करेंगे, लेकिन जब इस संबंध में कोई फैसला होगा तो आपको जानकारी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? अभी हमारी तैयारी पूरी 403 विधानसभाओं में चल रही है। 403 विधानसभाओं में हम अपनी मेंबरशिप का ड्राइव चला रहे हैं, हम अपने सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, हम जितने भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या बाकी चीज़ें हो, उस पर हम 403 विधानसभाओं में अभी फोकस करें। आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर, जैसे कि आपने कहा कि आगामी समय में ही हम गठबंधन करेंगे, आपने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्ट है, तो किस पार्टी के साथ आप गठबंधन करने का सोच रहे हैं? देखिए, इस बारे में जब मैंने कहा ना, कोई भी बात अगर सार्थक दिशा में बढ़ेगी, किस दल के साथ है, किस संगठन के साथ है, उनकी क्या नीतियाँ हैं, हमारी क्या नीतियाँ हैं, तब मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। अभी ये कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है उसका इंतजार करना। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बिजली चोरी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी कर रही है, आप बिजली चोरी के चक्कर में पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद उसको बेच दिया गया, ट्रस्ट को बेचा गया। आप मुझे बताइए, 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगी होते हुए दुनिया के किसी हिस्से में आपने सुना? ये काम हुआ है रामलला के नाम पे। तो जो राम के नहीं हुए और आम के क्या होंगे, ये हमें समझना होगा। जो लोग प्रभु श्री राम का नाम लेके आए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे,
अब वो नारा उनका बदल गया है कि रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरों से सावधान का पोस्टर लग गया कानपुर में। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा भाजपा का चेहरा तो और कभी बेनकाब नहीं होगा जो राम मंदिर के मामले में हुआ। जनसंख्या नियंत्रण कानून आया सर, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण कानून का पूरा ड्राफ्ट आने दीजिए तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा, लेकिन एक सांसद होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो ड्राफ्ट अभी तक सामने निकल कर आया उसमें कहा यह जा रहा है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, सभासद का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन एमएलए का चुनाव लड़ पाएगा, सांसद का चुनाव लड़ पाएगा, मंत्री बन पाएगा, मुख्यमंत्री बन पाएगा, प्रधानमंत्री बन पाएगा। मुझे इस पे घोर आपत्ति है। मैं एक सांसद होने के नाते मांग करता हूं सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर जो भी कानून बनाए उसमें प्रतिबंधित करे। 2 से ज़्यादा विधायक और सांसद अगर जिनके बच्चे हैं उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि आदर्श ऊपर से स्थापित होता है। आप कह रहे हो प्रधान नहीं बन सकता 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला, लेकिन प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कौन सी बात है भाई? आप रोक लगाइए, सब पे रोक लगाइए। वर्तमान समय में महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन कोई भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, क्या वजह है? ना कोई पार्टी आ रही है। देखिए, विरोध करते करते लोग थक गए हैं। जब सत्ता में कुंभकर्ण बैठे हुए हैं, जब सत्ता में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, आप बताइए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 7 महीने तक कभी किसान सड़कों पर रहा है? कभी रहा है? जब उसकी नहीं सुन रहे हैं ये लोग तो लोग आंदोलन करते रहे, उन पे गोलियां भी चलवाएंगे, लाठी भी पिटवाएंगे, मुकदमे भी करवाएंगे। आप देखिए क्या हुआ। मैं वो शब्द बोल नहीं सकता मीडिया के सामने। नौजवानों को माँ की गाली दे रहा है दरोगा, खुलेआम वीडियो में आप लोगों ने चलाया चैनल पे, माँ की गाली दे रहा है। क्या अपराध है उनका? सिर्फ ये अपराध है कि वो नौकरी मांगने के लिए आए हुए हैं। उनको माँ की गाली दे रहे हो, उनको लाठियों से पीट रहे हो, उनको कह रहे हो तो इतने मुकदमे डालूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पुलिस के लोग। ये आदित्यनाथ की वही पुलिस है जो इटावा में जिनका एसपी सिटी मार भी खाता और कहता मैडम मुझे बचा लीजिए, तमाचा मुझे मारा आपके लोगों ने। यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, क्या आपने ये मुद्दा संसद में उठाया? क्या आपने? मजबूती के साथ उठाया, एक नहीं कई बार उठाया। और मैं आपको बता दूं, उन्नाव की घटना पे गिरफ्तारी की मांग की मैंने सीडीओ जो जिसने मारपीट की थी पत्रकार के साथ, लेकिन मुझे अफसोस है कि दबाव बना के उस पत्रकार को अपने साथ मिठाई उठाई खिला के मैनेज कर लिया गया। ये मुझे लगता है कि ये तरीका न्याय का नहीं होना चाहिए। अगर किसी अधिकारी ने, एक जिम्मेदार अधिकारी ने पत्रकार के साथ मारपीट की है तो मिठाई खिला के अगर केस का समापन हो रहा है तो फिर तो इस देश में किसी पे कोई मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा।